नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपका हिंदी का शिक्षक ऋषि द्विवेदी और आज हम लोग हिंदी का एक मॉडल पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। आप सबको पता है सरकार ने मॉडल पेपर जारी कर दिया है, जिसे मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि किस प्रकार प्रश्न आने वाले हैं और जो बदलाव हुए हैं वे भी मैंने संदर्भित कर दिए थे। 10वें पॉइंट पर जो आपकी संधि आने वाली थी वो अब नहीं आएगी, अपठित गद्यांश आएगा। और इसी क्रम में आज का मॉडल पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उसी मॉडल पेपर के आधार पर हम एक ऐसा मॉडल पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं जो आपकी परीक्षा के 90% सवालों के लिए जिम्मेदार होगा। तो बस पेन कॉपी उठा लीजिए, तैयार हो जाइए, सेशन को शेयर कर दीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम का वॉर शुरू हो चुका है। आप सब वॉर जोन में हैं, ये पबजी नहीं है, यूपी बोर्ड का एग्जाम है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और हम सिलसिलेवार तरीके से पूरा पेपर सॉल्व करेंगे, हर एक प्रश्न का उत्तर देखेंगे और मैं यह भी बताऊंगा कि जो आपके लिए कठिन बिंदु है उसकी तैयारी कैसे करें। निबंध है या प्रार्थना पत्र है, आवेदन पत्र है या फिर अनिवार्य संस्कृत वाला हिस्सा है जो आपके लिए कठिन पड़ता है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इस तरह पेपर मिलता है, आपके पास थोड़े से नोट वाले कॉलम में लिखा होता है 3 घंटे 15 मिनट। मैं तो बता चुका हूं आपको कि इस 3 घंटे 15 मिनट का मतलब है कि भैया 3 घंटे पेपर और 15 मिनट पेपर पढ़ लो। पढ़ना बहुत अनिवार्य है। जब तक आपको पता नहीं होगा कि किस प्लेइंग फील्ड पर आप लोग खेलने जा रहे हैं, तब तक आप अपने प्रश्नों का उत्तर कैसे देंगे। तो सवाल पहले दिमाग में बिठा लो, क्योंकि दिमाग प्रोसेस करता है। तो ये 15 मिनट प्रोसेस करने के लिए दिमाग में सवाल डाल लो, ये 3 घंटे उस प्रोसेसिंग को कॉपी पे छाप दो, यही काम होता है। तो उसके बाद आपको सभी प्रश्न करने होते हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, ये तो रोज का काम है, आपको तो पता ही होगा। अब यहां पर सबसे पहले आता है प्रश्न नंबर 1 खंड क के अंतर्गत। क्या है खंड क? गद्य के विकास पर आधारित कुछ प्रश्न। गद्य का विकास जिसके ऑब्जेक्टिव मैंने तैयार करवाए हैं आपके लिए। आपको वीडियो सेक्शन में कई क्लासेस मिल जाएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हैं, और वो क्लासेस करने के बाद आपको बस 50 क्वेश्चन तैयार करने हैं और आपको 5 के 5 नंबर मिलेंगे। चलिए, तो यहां पर सबसे पहला प्रश्न जो है, कला और संस्कृति के लेखक कौन है? कौन नहीं जानता? पहले चैप्टर के, जो आपका पहला चैप्टर गद्य का है, उसी के लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। उसके बाद दूसरा प्रश्न आपका आ जाता है ख वाला कि कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना कौन सी है। और आप सब जानते हैं कन्हैयालाल प्रभाकर मिश्र की रचना है महके आंगन चहके द्वार। उरु ज्योति किसकी रचना है? यह वासुदेव शरण अग्रवाल की है। अग्नि की उड़ान किसकी है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, विंग्स ऑफ फायर, अग्नि की उड़ान। ठीक है, वो तो अग्नि के पंख हो गया, अग्नि की उड़ान भी वही है। मेरे विचार किसकी रचना है? मेरे विचार आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ किसकी रचना है। बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? तो बाण भट्ट की आत्मकथा एक उपन्यास है, इसको आप सभी लोग जानते हो। निम्न में से हरशंकर परसाई का निबंध संग्रह कौन सा है? तो इसमें पृथ्वी पुत्र किसका है? पृथ्वी पुत्र है वासुदेव शरण अग्रवाल का। प्रस्तुत प्रश्न किसका है? जैनेन्द्र कुमार का। अब आपको इसमें से एक कोई खोजना है कि ये देखिए 50-50 जो केबीसी में होता है, मैं आपको 50-50 दे रहा हूं। अब इन दोनों में से आपको एक कमेंट करके बताना है कि कौन सी रचना है। और सभी लोग सेशन को शेयर करते रहें, जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके लिए जो भी क्वालिटी कंटेंट है वो यहीं उपलब्ध है। और जब तक आपको पता नहीं चलेगा तो आप उसका लाभ कैसे उठाओगे? तो इसके लिए एक रास्ता बनाया जाता है, एक संबंध बनाया जाता है, जो आज बनाना जरूरी है। चलो, भाषा और आधुनिकता के लेखक कौन है? भाषा और आधुनिकता, इसको बताना जरूरी है क्या? पाठ है भैया तुम्हारे किताब में, तो कमेंट करके बताओ, तुरंत सभी लोग कमेंट करके बताओ भाषा और आधुनिकता के लेखक कौन है। तो हमने पहले प्रश्न के, खंड क के पहले प्रश्न के 5 प्रश्न सॉल्व कर लिए, हमें मिल गए 5 नंबर। हम सारे नंबर भी जोड़ते चलेंगे। फिर दूसरा प्रश्न आता है, और यह कहां से है? काव्य के इतिहास से है। काव्य का अर्थात कविता का इतिहास। गीता जो गीत संकलन है पारिजात, ये किसकी कृति है? तो अब क्योंकि पारिजात पूछा है तो मैं आपको बताऊंगा कि अयोध्या सिंह उपाध्याय की है। मैथिली शरण गुप्त का पहला काव्य संग्रह कौन सा है? ये आप मुझे बताओगे, क्योंकि मैंने आपको बताया है
क्योंकि खड़ी बोली हिंदी में जब इन्होंने लिखना शुरू किया तो इनका जो पहला काव्य संग्रह आया यशोधरा, भारत भारती, पंचवटी, सिद्धराज। ये तो जान लो काव्य संग्रह होता क्या है। खंड काव्य को तो काव्य संग्रह कहेंगे नहीं, यशोधरा और पंचवटी तो खंड काव्य है। तो अब खोज लो दो में काव्य संग्रह कौन सा है और कमेंट करके मुझे भी बता दो, मैं भी जान जाऊं, परीक्षा में अच्छे नंबर पा जाऊंगा। निम्न में से जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति कौन सी है। जयशंकर प्रसाद बहुत महान आदमी थे, उपन्यास लिखा, कहानी लिखी, कविता लिखा, नाटक लिखा, लिख डाला सब कुछ। तो अब आपको बताना है कि इसमें काव्य कृति, कविता की कृति कौन सी है। इत्यलयम, अनामिका, द्वापर या चित्रधारा। चित्रधारा। सभी लोग कमेंट करके तुरंत तुरंत बताओ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में मैं सारे बढ़ा चुका हूं, वीडियो सेक्शन में आपको वीडियोस मिल जाएंगी, सभी लोग जाके देखना। अगर ये सॉल्व नहीं होता तो ये आप वहां जाके देखोगे, क्योंकि वहां सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपके लिए। सुमित्रानंदन पंत, प्रकृति का सुकुमार कवि। इस आदमी को साहित्य अकादमी जो पुरस्कार होता है, आप सुना होगा, सबको साहित्य अकादमी मिलता है, आज भी साहित्य अकादमी मिलता है। पिछले वर्ष मेरे एक मित्र को चांदपुर की चंदा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो आपको बताना है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार सुमित्रानंदन पंत को किस कृति पर मिला, किस रचना पर मिला। और रचनाओं के नाम यहां पर हैं युगांत, कला और बूढ़ा चांद। जब मैं पढ़ा रहा था इस पाठ को, मैंने 1000 बार बताया, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, स्वर्ण किरण, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के संपादन में कुल कितने सप्तक प्रकाशित हुए। आपको बता दूं कि प्रगतिवाद प्रयोगवाद की जो शुरुआत है वो अज्ञेय के तार सप्तकों से मानी जाती है। तार सप्तकों में ये 7 कवियों को चुनते थे, उनकी रचनाएं प्रकाशित करते थे, ये एक पत्रिका के रूप में निकलता था। तो आप सबको बताना है कि भैया ये तार सप्तक अज्ञेय ने कितने निकाले। कंटिन्यूटी आगे बढ़ती है, सक्सेसर्स ने और निकाले, अज्ञेय ने स्वयं जीवित रहते कितने निकाले आपको बताने हैं। यहां तक तो आप सॉल्व कर लिए, यहां तक तो आपके 10 नंबर मैंने 4 वीडियोस में कंप्लीट करवा दिए हैं। यहां के 10 नंबर तो 100 क्वेश्चन में आपके हो जाएंगे। 10 नंबर आपको यहां तक मिल गए। अब लड़ाई शुरू होती है। दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना है, निम्नलिखित जो नीचे लिखे हैं। अब यहां देखो 5 into 2, अर्थात हम यहां समझ पाए कि हर एक प्रश्न 2 नंबर का है। अभी तक हमें मिले 10 नंबर, अब हमें तीसरे प्रश्न से पूरे के पूरे 10 नंबर मिलेंगे। तो आओ देखें क्या है हमारा खंड काव्य कह रहा हूं, हमारा गद्यांश क्या है। रमणीयता और नित्य नूतनता अन्योन्याश्रित हैं। अब जैसे रमणीयता शब्द आया, हम समझ गए कि महाकवि माघ ने कहा था कि क्या कहा था, क्षणे क्षणे यन्नवतामुपैति तदेव रूपम रमणीयतायाः। जो क्षण क्षण पर बदलता हो, और क्या बदलता है क्षण क्षण पर, भाषा बदलती है, भाषा के आधुनिकता की बात होती है। ठीक है, अब यहां कुछ अंडरलाइन भी मिलेगा, क्योंकि रेखांकित अंश की व्याख्या आती है। आपको मिलेगा भाषा भी जन चेतना को गति देने में प्रायः असमय रह जाती है। भाषा समूची युग चेतना की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है, और ऐसी सशक्त भी वह अर्जित कर सकती है जब वह अपने युगानुकूल सही मुहावरों को ग्रहण कर सके। अर्थात हम लोग कर रहे हैं भाषा की बात। तो अब इस भाषा की बात में हमें सबसे पहले खोजना है पाठ का नाम। मिल गया, भाषा और आधुनिकता। अब लेखक का नाम वो भी मिल गया, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, क्योंकि पढ़ा है आपने। अब उसके बाद आपको यहां पर कुछ शब्द दिए गए हैं। सर्जक की मौलिक जो उपलब्धि का प्रमाण क्या है, सर्जक की मौलिक उपलब्धि का प्रमाण क्या है। और बेटा आपको इसके लिए दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है, यहां पर देख लेना है। नित्य नूतनता किसी भी सर्जक की मौलिक उपलब्धि की प्रमाणिकता सूचित करती है। क्लियर है, बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट। आपको पता होना चाहिए कि गद्यांश के सारे प्रश्नों के उत्तर गद्यांश के ही अंदर मिलेंगे। घर से सतुआ पिसान नहीं ले जाना, वहीं बैठ के खाना बनाना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। किससे जकड़ा हुआ समाज आगे नहीं बढ़ पाता, तो भैया रूढ़ियों से जकड़ा हुआ समाज, अपनी पुरातन व्यवस्थाओं से जकड़ा हुआ समाज आगे नहीं बढ़ पाता। रमणीयता और उद्दिष्ट शब्दों का अर्थ, तो रमणीयता का अर्थ क्या होता है, उद्दिष्ट का अर्थ क्या होता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नहीं आता तो भी कमेंट करेंगे, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। रेखांकित अंश की व्याख्या। अब जब हम रेखांकित अंश की व्याख्या पर आते हैं तब हम समझ पाते हैं कि अब सबसे बड़ा प्रश्न है कि भैया रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करें, ये तो याद भी नहीं किया जा सकता। तो मैंने आपको बताया था कि बस थोड़ा सा क्रिएटिविटी चाहिए आपको। भाषा भी जनचेतना को गति देने में प्रायः असमर्थ रह जाती है। अब आप इसको क्या लिखोगे,
इसको आप लिख दोगे कि जनता के विचारों को गति देने में कभी कभी भाषा भी कमजोर पड़ जाती है। क्या सुंदर पंक्ति है। इसी को मैंने दूसरे तरीके से कह दिया। व्याख्या में दूसरे तरीके से ही तो कहना है, कुछ नया थोड़ी ना करना है। तो ऐसे ही आप प्रश्नों का उत्तर दोगे कि भाषा भी कभी कभी जनता के चेतना को मुखरित करने में या जनता के चेतना को व्याख्यायित करने में, या कोई भी शब्द ऐसा लिख दोगे जो एग्जामिनर के दिमाग को लग जाएगा और कहेगा बहुत योग्य आदमी है। ठीक है। अगला क्या है, आपको अथवा करके भी दिया जाएगा। अथवा करके भी आपको यहां पर दिया जाएगा। और अथवा करके जो कुछ भी हम इस संसार में देखते हैं वह ऊर्जा का ही स्वरूप है। जैसा कि महर्षि अरविंद ने कहा है कि हम ऊर्जा के ही अंश हैं। इसलिए जब हमने यह जान लिया कि आत्मा अपदार्थ दोनों का अस्तित्व हिस्सा है, वो एक दूसरे से पूरा तारतम्य रखते हैं। अब यहां से आगे भौतिक पदार्थों की इच्छा रेखांकित है रखना भी दृष्टिकोण से शर्मनाक और गैर आध्यात्मिक बात है। एक तो मैंने सॉल्व करवा दिया, दूसरा आप सॉल्व करोगे। सारे प्रश्नों अस्तित्व और तादाद में इसका सबका अर्थ मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। हम यहां पर पा गए 20 नंबर, 10 नंबर, 5-5 हमें बहुविकल्पीय से मिला और 10 यहां से मिला। ठीक है। अब देखो, मैंने आपको गद्यांश में बिल्कुल स्पष्ट बताया कि गद्यांश को आपको खोज के लिखना है। महर्षि अरविंद ने क्या कहा है, यहां क्या लिखा हुआ है कि महर्षि अरविंद ने, ठीक है, कहा है कि हम भी ऊर्जा के ही अंश हैं। यही तो लिख देना है। महर्षि अरविंद कौन है? हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में एक व्यक्ति था अरविंदो घोष। बाद में वो इतना योग्य बना कि वो बन गया महर्षि अरविंद। ठीक है। अब हम चौथे प्रश्न पर आते हैं और बेटा चौथा प्रश्न भी 10 नंबर का है। यह है पद्यांश, कविता। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, होने देना विकृत वसना तू न सुंदरी को। तो जो थोड़ा भी श्रमित वह हो गोद ले, श्रांतिक होना होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। क्या है? यहां पर स्पष्ट हो रही है राधा की लोक मंगल भावना। राधा कह रही हैं पवन से कि तुम जाते हुए यदि कोई लज्जाशील स्त्री को देखो तो उसके वस्त्र मत खराब करना, और यदि वह थकी हुई दिखे तो अपनी मधुर, अपनी मोहक और अपनी ठंडी प्रकृति से तुम उसे मुस्कान से भर देना, उसके होठों को और उसके कमल के समान मुख को मुखरित कर देना। कमल मुख कौन सा अलंकार है? उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप। मुख कमल हो गया है, कमल मुख हो गया है। आपको बताना है। देखते हैं, कोई क्लांता कृषक ललना जो खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस करके उसकी क्या मिटाना है? क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसेला, छाया देना, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। कोई क्लांता कृषक ललना। अक्सर बच्चे कमेंट करके पूछते हैं सर यहाँ जो ललना शब्द है ये बच्चे के लिए प्रयोग हुआ है, मतलब बालक के लिए, पुल्लिंग के लिए। मैंने उन्हें बताया था कि बेटा पहले क्लांता शब्द आया है। क्लांता, क्लांत और क्लांता, क्लांता स्त्रीलिंग, क्लांत पुल्लिंग। तो जब क्लांता आया तो कृषक ललना स्त्रीलिंग ही होगी। ललना जेंडर न्यूट्रल शब्द है, ये बच्चे और बच्ची दोनों के लिए प्रयोग होता है। ठीक है। अब यह वियोगिनी राधा लज्जाशीला महिला के लिए पवन से क्या कहती हैं? यही कि कपड़े मत खराब होने देना। राधा कृष्ण ललना की थकावट को, राधा कृषक ललना की थकावट को दूर करने के लिए पवन को क्या समझाती हैं? यही कि धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, उसको धीरे धीरे टच स्पर्श करना और उसकी क्लांतियों को मिटाना। व्योम और भूतांगना, कमेंट सेक्शन तुरंत पहुंचो। व्योम और भूतांगना का अर्थ लिखो, रेखांकित अंश का भावार्थ, रेखांकित अंश आपको उसका भावार्थ लिखना है। जो थोड़ी भी श्रमित वह हो गोद में तो उस गोद ले श्रांतिक होना। सभी लोग सेशन को शेयर करेंगे, जो भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सेशन को लाइक करेंगे सभी लोग, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके जीवन के लिए। आपका भविष्य बनता है बोर्ड एग्जाम के मार्कशीट के आधार पर बेटा, तो आप लोग इसकी तैयारी कर लो। और हिंदी, कुछ लोग तो कहते हैं कि फ्री का नंबर है, मैं भी यही कहता हूं, लेकिन पढ़ने के बाद फ्री का नंबर है। क्योंकि एक बार भी अगर आप समझ गए कि हिंदी का पेपर सॉल्व कैसे करना है तो 96 के नीचे तो रुकोगे ही नहीं। 102 पा जाओ तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। तो इसमें जो अंडरलाइन लाइन है, जो थोड़ा भी श्रमित वह हो गोद ले श्रांतिक होना। यदि वह थोड़ा भी श्रमित हो, श्रमित अर्थात थकी हुई, तो गोद ले श्रांतिक होना। अब हवा गोद में कैसे लेगी? हवा के गोद में लेने का मतलब है कि तुम उसके पास जाना, तुम में एक प्रकार की ठंडक है, तुम हवा हो,
जब आप देखो, जब थक जाते हो तो आके एसी में बैठते हो, पंखे के नीचे बैठते हो और रिचार्ज हो जाते हो, तुरंत एनर्जी आ जाती है। तो वैसे ही जब तुम उसके पास जाओगी, स्पर्श करोगी, उसको गोद में उठा लोगी, अर्थात उसके चारों ओर घूमने लगोगी, तो उसका जो थकान है वो चली जाएगी। होठों की ओ कमल मुख की म्लानताएं मिटाना, जो उसके होठों पर और उसके कमल जैसे चेहरे पर थकान के कुछ बिंदु दृष्टिगोचर हो रहे हैं, वे तुम्हारे इस कार्य से स्वतः ही धुल जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तो हमने यहां कितने नंबर प्राप्त कर लिए? हमें मिल गए बेटा 30 नंबर। हम 30 नंबर पूरा कर चुके हैं। अब देखो, अथवा करके भी एक प्रश्न आएगा, ठीक है। उपरोक्त कविता का शीर्षक और कवि का नाम, यह भी बताने की जरूरत है, बता देता हूं। पवन दूतिका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। साथ में कमेंट करके बता देना कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को किस रचना के लिए उनको पुरस्कार मिला है, उनकी पहली रचना कौन सी है, और खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य कौन सा है। सभी लोग कमेंट करके बताओगे, इसी प्रश्न के साथ जुड़ा हुआ है। गिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास, नीलघन सावक से सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास, और वह मुख पर वह मृदु मुस्कान, रक्त किसले पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान अधिक अलसाई हो अभिराम। मैंने हिंदी साहित्य में सुंदरता का इससे सुंदर वर्णन नहीं देखा। गिर रहे हो घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास। जयशंकर प्रसाद जी श्रद्धा की सुंदरता बताते हुए कहते हैं कि मनु ने देखा कि जो स्त्री है उसके घुंघराले बाल घिर रहे हैं। कहां? अंश अवलंबित, अंश मतलब कंधा, इस पर आधारित होकर मुख के पास यहां पर आते हैं, और बाल वे कंधे से होते हुए मुख के पास आ जाते हैं। और कैसा लगता है? जैसे नील घन सावक से सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास। ऐसा लगता है जैसे छोटे छोटे बादलों के जो बच्चे होते हैं, वे जो मुख है श्रद्धा का, उसे चंद्रमा बता रहे हैं। तो चंद्रमा के पास वे बादलों के छोटे छोटे बच्चे बादलों के अमृत भरने के लिए आए हैं, सुधा भरने के लिए आए हैं। क्या सुंदर वर्णन है। और कहते हैं वह मुख पर मृदु मुस्कान, रक्त किसलय पर ले विश्राम, अरुण की एक कमल किरण अम्लान अधिक अलसाई हो अभिराम। उनकी होठों की सुंदरता की तारीफ करते हैं, कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि उनकी प्यारी सी मुस्कान है, रक्त किसलय पर ले विश्राम, वह मतलब हल्का सा लालिमा है, उस पर एक किरण क्या कर रही है? आराम कर रही है। बहुत सुंदर, सुंदरता का वर्णन है। आप प्रयोग भी कर सकते हैं। अक्सर आप लोगों को मैसेज करने के लिए कुछ लाइनें चाहिए होती हैं, तो उर्दू की शायरियां उठाने से अच्छा है हिंदी कविताएं प्रयोग करो। आप लोग पढ़ते लिखते तो हो नहीं, तो कविताओं में पता नहीं है कि सुंदरता कहां है, इसीलिए मैं बताने के लिए आया हूं। चलो, यहां किसकी सुंदरता का मनोरम वर्णन है? मैंने बता दिया, श्रद्धा का। अरुण की एक किरण अम्लान अधिक अलसाई हो अभिराम में कौन सा अलंकार है? आप इसको बता दीजिए, बता दीजिए सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। नहीं पता तो कमेंट कीजिए, मैं बताऊंगा। अम्लान तथा अभिराम शब्द का अर्थ क्या है? अभिराम शब्द का अर्थ क्या है? अभिराम शब्द का अर्थ आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है। सूक्ष्म अंतर के अंतर्गत रेखांकित अंश का भाव स्पष्ट कीजिए। रेखांकित अंश तो इसमें है नहीं, मान लो मैं इसको कर लूं रेखांकित अंश, तो मैंने इसका अर्थ आपको बता ही दिया, आपको वैसे ही लिखना है। अब आप एक प्रश्न जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लेखक और कवि कौन, लेखक हैं या कवि हैं, रचना किसकी है? तो श्रद्धा और मनु है, जयशंकर प्रसाद की रचना है। ध्रुव यात्रा और बहादुर कहानी का सारांश तो मैंने आपको बता ही दिया है। ध्रुव यात्रा और बहादुर कहानी का सारांश आपको वीडियो सेक्शन में आप जाएंगे, आपको मिल जाएगा, पूरा सारांश आपको मिल जाएगा। पंचलाइट और लाठी कहानी के उद्देश्य, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। मुक्ति यज्ञ खंड काव्य, बेटा खंड काव्य के 2 प्रश्न मैंने आपको बताए थे तैयार करने के लिए, ये आप ध्यान रखो। केवल हर खंड काव्य से नायक का चरित्र चित्रण, किसका? नायक का चरित्र चित्रण, नायक का चरित्र चित्रण और सर्गों का सारांश, सर्गों का सारांश, सर्गों का सारांश, ये आपको तैयार कर लेना है। चाहे मुक्ति यज्ञ हो, चाहे सत्य की जीत हो, चाहे आलोक वृत्त हो, चाहे आपका त्यागपति हो, चाहे श्रवण कुमार हो, चाहे रश्मिरथी हो, कुछ भी हो, नायक का चरित्र चित्रण और सर्गों का सारांश। इससे क्या होगा? देखो, कथा वस्तु आ गई, सारांश आ गया, आपको बता देना है क्या क्या कहानी में, और नायक का चरित्र चित्रण आ गया। इसमें से कोई एक करना होता है, इसमें से कोई एक करना होता है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं अनिवार्य संस्कृत पर। यथैयोपकरणवताम जीवनम तथैव ते जीवनम स्यात्। उपकरणों से युक्त जीवन सुखद जीवन होता है, सब ऐसा ही जीने का प्रबंध करते हैं। ये कहां से है?
पहला आपका दूसरा पाठ आत्मज्ञः एव सर्वज्ञः। कहते हैं याज्ञवल्क्य कि भैया मैत्रेयी तुमको धन इसलिए देना चाहता हूं कि दुनिया धन से अपना जीवन जी रही है, तुम भी जियो। अमृत तत्व से तू नाशास्ति वित्ते नयति। अमृत तत्व का संपत्ति से, वित्त से, धन से कोई संबंध नहीं है। सा मैत्रेयी उवाच, वह तब मैत्रेयी बोली, एनाहम नामृता श्याम किमहम तेन कुर्याम। यदि मुझे धन से अमृत तत्व तो नहीं मिल सकता, अमरता नहीं मिल सकती, तो मैं इसका क्या करूंगी। यथेव भगवान, यदि हे भगवान केवलम अमृत तत्व साधनम जानाति, यदि आपको अमृत तत्व साधन पता हो तदेव मे ब्रूहि, तो मुझे बता दीजिए। याज्ञवल्क्य उवाच, प्रिया न सती, प्रिया न सती तुम प्रियम भाषसे। हे मेरी प्रिया, तुम मुझे प्रिय हो और तुम बहुत सुंदर प्रश्न पूछ रही हो, बहुत प्यारा बोल रही हो। ही यहां आओ, उपवेश बैठो, व्याख्यास्मि अमृत तत्व साधनम, तुमसे अमृत तत्व के साधन की व्याख्या करता हूं। यही लिख देना है आपको हिंदी अनुवाद में, ठीक है। ससंदर्भ, संदर्भ क्या लिखोगे। प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के आत्मज्ञः एवं सर्वज्ञः नामक पाठ से लिया गया है। अब ये आप इसकी हिंदी, आप लोगों को समस्या होगी और पाठों की हिंदी, तो आप जाओगे अनिवार्य संस्कृत, मैंने वीडियो सेक्शन में सारा पढ़ाया है, आप सर्च करोगे अनिवार्य संस्कृत सर, आपको पूरा मिल जाएगा, पूरा मिल जाएगा। सारे चैप्टर्स मैंने अनिवार्य संस्कृत के पढ़ा रखे हैं और ऐसे ही बहुत सुंदर व्याख्या आपको मिल जाएगी, एक एक शब्द अनिवार्य संस्कृत आप सर्च करोगे ऋषि सर, तो आपको पूरा मिल जाएगा, ठीक। बौद्ध युगे इमे सिद्धांता वैयक्तिक जीवनस्य अभ्युत्थानाय प्रयुक्ताशन। चलो आप लोग बताओगे कि इस पाठ के लेखक कौन है, पाठ के लेखक कौन है, ये किस पाठ से लिया गया है। पाठ के लेखक तो इसमें होते ही नहीं है, किस पाठ से लिया गया है कमेंट सेक्शन में सभी लोग बताओगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं बेटा। आपका देखो ध्यान रखना, 7 नंबर का आएगा गद्यांश संस्कृत का और 7 नंबर का पद्यांश, मतलब दोनों को जोड़ दूं तो 14 नंबर की संस्कृत आएगी। अब इससे बच नहीं सकते, इसलिए पूरा करना तो अनिवार्य है, पूरा करना तो बहुत अनिवार्य है। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा सह हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा, जल बिंदुओं के निपातेन, निपातेन गिरने से, क्रमशः लगातार, पूर्यते घटा, घड़ा भर जाता है। बूंद बूंद जल लगातार गिरे तो घड़ा भर जाता है। सहेतु सर्व विद्या नाम, यही होता है सभी विद्याओं के साथ, धर्मस्य, धर्म के साथ, धनस्य च, और धन के साथ भी। अर्थात यदि आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो कहा जाता है ना, कॉन्टिन्यूटी और कंसिस्टेंसी बरकरार रखिए। धर्म में अच्छे पद पर जाना है, धर्म में बहुत धर्माधिकारी बनना है या बहुत धर्मपरायण बनना है तो नित्य धर्म का पालन करना होता है। धन कमाना है तो नित्य धन कमाना होता है, एक दिन अचानक से करोड़पति कोई नहीं बनता। और यह है जब महाराजा भोज ने अपनी कवयित्री सीता से कहा कि सुबह का वर्णन करो, तो उन्होंने इसको किया, विरल विरला स्थूलास्तारा कला विवसज्जना। ये भी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, तो आपको जाना है वीडियो सेक्शन में, सारे अनिवार्य संस्कृत क्लासेस आपको मिल जाएंगी, वहां से आप देख लीजिएगा। इसी प्रकार आपको संदर्भ लिखना है इसका। प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अनिवार्य संस्कृत के या संस्कृत दिग्दर्शिका के फलाने पाठ से लिया गया है। फलाने पाठ ये सुभाषितानि से है। ये किससे है? भोज किसमें है? भोजस सौदार्य में है भोज, ठीक है। उसके बाद मुहावरे और लोकोक्तियों का अर्थ। अब देखो ये 2 नंबर का आता है, क्यों? 1 नंबर अर्थ का, 1 नंबर वाक्य प्रयोग का, ठीक है, 1 नंबर वाक्य प्रयोग का। तो आपको ये 2 नंबर का आता है, इसको आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद हमारे पास सबसे बड़ी चीज आ जाती है अपठित गद्यांश। सबसे बड़ी चीज अपठित गद्यांश में आपको पता है बेटा 3 प्रश्न आते हैं, 2 2 1। ये प्रक्रिया हमारे बोर्ड द्वारा बताई गई है कि भैया ऐसे प्रश्न आएंगे। एक आपके पास अपठित गद्यांश आएगा। यह कहना एक भूल है कि इच्छा, असंतोष, लोभ आदि के कारण मनुष्य आगे बढ़ने को प्रेरित होता है तथा समृद्धि प्राप्त करता है। वास्तव में इच्छा, असंतोष, लोभ आदि के कारण समाज में शोषण, कुटिलता, अत्याचार, भोगवृत्ति एवं अशांति को प्रोत्साहन मिलता है। ये 5 नंबर का आएगा। इस 5 नंबर का मंत्र बताकर जा रहा हूं, लिख के रख लो। इस मंत्र का जब जिसने किया उसी को ये 5 नंबर मिलेंगे, अन्यथा नहीं मिलेंगे, ये भी लिख के रख लो।
जब भी आप अपठित गद्यांश पर पहुंचे तो 3 बार अपठित गद्यांश पढ़ें, लंबी सांसें लेते हुए आराम से 3 बार पढ़ें, प्रश्न न देखें, पहले इस अपठित गद्यांश को 3 बार पढ़ें और जब 3 बार पढ़ लें तब प्रश्न देखें। 102% गारंटी लेता हूं मैं कि आपके सारे प्रश्न एक बार में चुटकी में सॉल्व हो जाएंगे। और अगर आपने पहले प्रश्न देखा तो यकीन मानिए गलत करके आएंगे, यह बिल्कुल जाहिर सी बात है। क्यों? क्योंकि प्रश्न का उत्तर इसमें है। अब जब यह समझ में आता रहेगा तो प्रश्न देखते ही उत्तर समझ में आ जाएगा, और पहले प्रश्न पढ़ लोगे तो उत्तर खोजोगे और खोजने में गलती हो सकती है। ठीक है, खोजोगे तो मान लो ये लाइन समझ में आई, ये लाइन तुम्हें पता ही नहीं है, उत्तर इस लाइन में था, ये लाइन लगभग लगी, तुमने लिख दिया तो गलत हो जाएगा। इसलिए इसको कम से कम 3 रीडिंग इसकी होनी चाहिए। ठीक है, इसकी कितनी रीडिंग होनी चाहिए? 3 रीडिंग इसकी होनी चाहिए। उसके बाद आप प्रश्न देखेंगे तो आपका 10 नंबर भी हो गया। और ये 2 अथवा में आता है, चाहे पहला करो चाहे दूसरा करो। हमारे यूपी बोर्ड ने बताया है कि वो गद्यांश ही देंगे, क्योंकि गद्यांश ही उनके मॉडल पेपर में है। अब पद्यांश नहीं है, अपठित पद्यांश नहीं दिया है उन्होंने, अपठित गद्यांश केवल दिया है। ठीक है, उसके बाद हमारे सामने आ जाता है कुल और कूल। तो कुल और वंश और कूल मतलब क्या होता है? कूल मतलब होता है बेटा किनारा, कूल संस्कृत का शब्द है। इसी प्रकार अंबुज और अंबुद, अंबुज मतलब होता है क्या? अंबुज जो अंब से पैदा हुआ हो, कमल, और अंबुद मतलब होता है बादल। इसी प्रकार निम्नलिखित में से किसी एक का 2 अर्थ लिखना है, अंक का, द्विज का, पतंग का। आप लोग कमेंट सेक्शन इन सब चीजों के यार तुरंत कमेंट सेक्शन में लिखो और सेशन को शेयर करते रहो। जो नए लोग हैं सब्सक्राइब करते रहे, सब लोग फैला दो इसे कि सबको पता हो जाए कि मॉडल पेपर कैसे सॉल्व करना है। उसके बाद निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द बताना है जो पहले कभी ना हुआ हो, जो पहले कभी ना हुआ हो। अभूतपूर्व या अपूर्व, आप मुझे बताओ, अभूतपूर्व या अपूर्व, जो पहले कभी ना हुआ हो। कमेंट करके बताएंगे। सत्य में जिसका दृढ़ विश्वास हो उसे सत्यव्रत कहेंगे या सत्यवादी? दोनों में से एक बता दो, सत्यव्रत या सत्यवादी, कौन सा होगा दूसरे का? उसके बाद आगे आ जाते हैं, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। वाक्यों को शुद्ध करके आपको लिख देना है। वाक्य शुद्ध करना बहुत सरल है, आप अनाधिकार चेष्टा कर रहे हैं। ठीक है, एक फूल की माला खरीद लाना, फूल की एक माला खरीद लाना, एक फूल की माला नहीं होती, फूल की एक माला होती है। सुमन राजे तीसरा सप्तक की कवियत्री हैं। सुमन राजे तीसरे सप्तक की, तीसरा सप्तक नहीं, सुमन राजे के साथ तीसरे लगेगा, किसी सम्मानित व्यक्ति के साथ बहुवचन लगता है। श्रृंगार रस अथवा शांत रस का उदाहरण और लक्षण। श्रृंगार रस क्या है? रति नामक स्थायी भाव भाव संचारी भाव से परिपूर्ण होकर श्रृंगार रस की निष्पत्ति करता है। शांत रस निर्वेद नामक स्थायी भाव भाव और संचारी भाव से परिपूर्ण होकर शांत रस की निष्पत्ति करता है। यमक अलंकार की परिभाषा, जब कोई एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और जिसका अर्थ अलग अलग हो। ठीक है, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय या खाए बहुराय जग वापाए बहुराय। रूपक अलंकार, जब उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो तो रूपक अलंकार होगा। चरण कमल बंदो हरिराई, चरण और कमल में अंतर नहीं रहा। चौपाई छंद की परिभाषा, चौपाई एक सममात्रिक छंद है जिसके हर चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। और क्या हर चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, सममात्रिक छंद है। चौपाई गणना बता देना। अब आप इसको कैसे लिखोगे, चौपाई कहां से लिखोगे? तो श्री गुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार। अच्छा, ये तो वो हो गया, दोहा हो गया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, ये आपका हो गया चौपाई। कितना सरल है। सोरठा छंद का उदाहरण या दोहे का उल्टा होता है। इसके पहले और तीसरे चरण में मात्राएं, दूसरे चौथे चरण में मात्राएं बता देनी है बस, और उनकी गणना बता देनी है। अगर सोरठा नहीं याद है तो दोहे को उल्टा करके लिख देना। अब यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि स्टेशनरी की दुकान खोलने के लिए किसी बैंक शाखा के प्रबंधक को आवेदन पत्र या किसी विद्यालय के प्रबंधक को प्रवक्ता पद पर अपनी नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र। अब देखो, मैंने आपको अभी हाल ही में पत्र के बारे में पढ़ाया था। ठीक है, ये सारे पत्र मैंने आपको पढ़ाए थे। यहां पर सारे पत्रों के बीच एक पत्र ऐसा भी था जहां आपको प्रवक्ता पद के लिए आवेदन करना था। ये सारे पत्र, ये पीडीएफ आपको मिल चुकी होगी, नहीं मिली है तो आप क्लास में जब वीडियो सेक्शन में जाके ये वीडियो देख सकते हैं। अब देखो, यहां पर एक पत्र था, क्या था कि किसी विद्यालय के प्रबंधक के नाम प्रवक्ता पद के लिए अपनी नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र। इसी तरह तो तैयार करोगे। इसीलिए तो मैं कहता हूं ये चैनल आपको सब्सक्राइब करना क्यों महत्वपूर्ण है।
क्यों आपको सहेज कर रखना महत्वपूर्ण है? क्योंकि सब कुछ जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो सब मैंने पढ़ाया है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है बेटा, निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना है। अब कौन सा? वर्तमान समाज में नारी की स्थिति, आरक्षण व्यवस्था वरदान या अभिशाप, भारतीय प्रजातंत्र का भविष्य, लोकनायक तुलसी, प्रदूषण की समस्या, कारण और निवारण। अभी मैंने हाल ही में आपको निबंध भी पढ़ाए थे, सारे निबंध मैंने आपको पढ़ाए थे, और निबंध में आपको समझना है। ये निबंध की आपकी क्लास थी, वीडियो सेक्शन में जाएंगे आपको मिल जाएगी। और इस क्लास के अंतर्गत मैंने आपको पर्यावरण प्रदूषण, पहली पहली जो आपकी क्लास है वही पर्यावरण प्रदूषण की है। ठीक है, जो आपकी पहली क्लास है वही पर्यावरण प्रदूषण की है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक, आप जाओगे ये क्लास देखोगे तो आपको चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, पूरे तरीके से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा निबंध भी। चलिए, तो आपका निबंध हो गया, मैंने आपको बता दिया कैसे आपको पेपर सॉल्व करना है। बहुत धैर्य के साथ, बिना जल्दबाजी किए, बिना परेशान हुए आपको अपना पेपर सॉल्व करना है। और उसमें जो भी कठिनाई आती है उन सारी कठिनाइयों का निवारण यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के इस प्लेटफॉर्म पर हो जाएगा आपका। परीक्षा से पहले आप 200 नंबर के लिए तैयार होकर के जाएंगे, केवल 100 का लिख कर आइएगा, क्योंकि 100 मिल जाए एक विषय में बहुत है। ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने सभी मित्रों को भेज दीजिए, तैयारी के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए, कमर की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अब एग्जाम आपको मौका नहीं देने वाला है। समय आपके पास नहीं है ये सोचने का कि क्या पढ़ना है, अब पढ़ाई शुरू करने का समय है। और यह प्लेटफॉर्म आपको सबसे बेहतरीन, सबसे विश्वसनीय कंटेंट प्रोवाइड करता है। तो फिर देर किस बात की, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।